लक्ष्य द विजन क्लास के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग वर्णमाला पढ़ना शुरू किए थे और उसमें जो है स्वर वर्ण पढ़ लिए हैं। आपको हम बताए थे सबसे पहले कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। उसके बाद बताया कि वर्णमाला क्या होता है और वर्णमाला या वर्णों को कितने आधार पर बांटा गया है। तो पता चला कि वर्णमाला को 3 आधार पर बांटा गया था। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, तारत्व के आधार पर वर्ण और वायु संवेग के आधार पर वर्ण को हम लोग देख रहे थे, है ना। इसमें पहला हम लोग शुरू कर दिए थे क्या, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद, और इसमें हमने जानने की कोशिश की कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पता चला कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसमें से हम लोग स्वर वर्ण जो है पूरा कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। उसको देखना हो तो पहला वीडियो वर्णमाला का आप लोग देख सकते हो। और जो है हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन वर्ण को। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप लोग जो है वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आइए चलते हैं। व्यंजन वर्ण, सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन होता क्या है। स्वर को जैसे जाने थे, स्वर वर्ण की परिभाषा में हमने देखा था कि ऐसा वर्ण जो किसी पे आश्रित नहीं रहता है, ऐसा वर्ण जो किसी पे आश्रित नहीं रहता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और ऐसा वर्ण जो किसी पे आश्रित रहता है, यानी कि जो स्वतंत्र नहीं होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप लोग खुद उच्चारण करके देखना, क का उच्चारण यदि करोगे तो क में आपको अ जरूर आएगा। यह बता रहा है कि यह जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जबकि डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, तो ये स्वर पे डिपेंड है। तो कह सकते हो, आप लोग परिभाषा बना सकते हो कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो रहा हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ख का यदि लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ख को ख लिखेंगे और इसमें अ जुड़ा हुआ है पहले से। इसके अलावा ग का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ग जुड़ा हुआ है, इसमें अ है ना, तो अ जुड़ा हुआ है, यानी कि स्वर जुड़े हुए हैं सारे व्यंजनों में। अच्छा, ये तो रहा परिभाषा। लेकिन प्रश्न पूछता है कि हिंदी में मानक व्यंजनों की संख्या कितनी है। यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछता है मानक व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो है 33 है। मानक व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मानक व्यंजनों की संख्या 33 है। कहाँ गया ये, हाँ, हिंदी में मानक व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। लेकिन पूछे कुल संख्या या ऐसे संख्या पूछ दे तो आप लोग मारना 39 यानी कि 39 है। कहोगे सर जी ये 33 है, बाकी बचा कहाँ गया, तो बाकी बचा, इसमें 4 संयुक्त स्वर के बारे में आपको बता चुके हैं, ऊपर लिखवा चुके हैं कि 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से आते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन के बारे में जो कि हम जानने वाले हैं और इसको भी जानने वाले हैं, संयुक्त व्यंजन को भी जानने वाले हैं। इनको बता चुके हैं ऊपर। द्विगुण व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं। तो 4 दूनी 6 और 6 3 जोड़ दोगे 9, 39 आपका आ जाएगा, है ना। तो कुल संख्या 39 है ना। और इसमें जो है 33 मानक व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं। अच्छा, अब देखते हैं व्यंजन के यानी व्यंजन वर्ण के भेद कितने हैं, प्रकार कितने हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कई जगह 3 ही लिखा होगा, लेकिन कुल जो है 5 होते हैं। कौन कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, या इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, या इसी को आगत व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। नए आगत व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि इसको बाद में जोड़ा गया था इसीलिए नए आगत व्यंजन कहा जाता है। आइए इन सबको शुरू से देखते हैं, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, एक क्रम में देखने की कोशिश करते हैं। क्या होता है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होता क्या है? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा कंठ से, है ना, ओष्ठ से, दंत से, है ना, इसके अलावा जो है तालु से इत्यादि से स्पर्श करते हुए हो तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। चूंकि इसको 5 वर्गों में बांटा जाता है, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। परिभाषा एक बार ध्यान से और सुन लीजिएगा कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से हो, यानी कि जिनके उच्चारण कंठ की सहायता से हो, है ना, या तालु से हो, दंत से हो, मूर्धा से हो, उन सब के उच्चारण में जो हवा इन सब के रास्ते से होकर गुजरती है उसे ही स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। 5 वर्ग कौन कौन सा है? तो पहला है क वर्ग जो आपके सामने है, दूसरा है ख वर्ग, तीसरा है ग वर्ग, क वर्ग के बाद यहां पे च वर्ग आता है, यहां पे च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और 5वां नंबर पर प वर्ग आता है ना। और पूछता है इनका उच्चारण कहां से होता है, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आता है, उस ट्रिक को आप लोग याद कर सकते हो। ट्रिक हम अक्सर लिखवाते हैं क च ट तप, कचट तप आपको याद करना पड़ेगा। और एक गाड़ी का नाम है, बाइक का नाम है बेसिकली केटीएम, केटीएम 2 ऐसे कर दो, केटीएम 2 कर दो तो पता चल जाएगा कि क वर्ग के वर्णों का उच्चारण कहां से हो रहा है, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण कहां से हो रहा है, ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण कहां से हो रहा है, बाकी सबका उच्चारण करने कहां से हो रहा है। तो के का मतलब यहां पे हो जाएगा कंठ, यानी कि क वर्ग जो है उसका उच्चारण कंठ से हो रहा है ना। च वर्ग का उच्चारण टी का मतलब हो जाएगा तालु, यानी कि च वर्ग का उच्चारण तालु से हो रहा है ना। एम का मतलब हो जाएगा मूर्धा, मूर्धा यानी कि ट वर्ग का उच्चारण यहां पे देखना कहां से हो रहा है, तो ये मूर्धा है। और इसका जो इसके अलावा जो है त जो है यानी त वर्ग का उच्चारण कहां से हो रहा है, तो ये दंत है, डी से दंत हो जाएगा, यानी कि ये दंत हो जाएगा। और ओ का मतलब यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा, यानी कि इनका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से हो रहा है। 5 वर्ग जाने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका उच्चारण भी जाने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। आप लोग खुद उच्चारण करके चेक करिए, क का उच्चारण में कंठ की सहायता लेनी पड़ेगी। च का उच्चारण करके देखिए, जिह्वा जो है तालु को टच करेगा, बिना तालु को टच किए बढ़िया से उच्चारण नहीं कर पाओगे आप। ट का उच्चारण करके देखो, जिह्वा मुड़ेगी आपकी, तभी आप उच्चारण कर पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। दंत यानी कि ट का उच्चारण करोगे तो जीभ जो है दांत आगे तरफ जाएगा, दांत की तरफ जाएगा, वहां पे स्पर्श करेगा। और ओष्ठ को यदि प बोलना हो तो जो दोनों लिप को बिना सटाए आप नहीं बोल पाइएगा, है ना। प बोलिएगा तो दोनों लिप सटेगा, फ भी, ब भी, ब भी और म भी बोलिएगा तो लिप सटेगा, इसीलिए उसको ओष्ठ कहा जाता है। याद करने का एक ट्रिक है और बहुत अच्छा ट्रिक है, ये है कचट तप, और इससे याद कर सकते हो केटीएम 2। भूल जाए आपको तो उससे आप याद कर सकते हो। अच्छा, इसको जानने के बाद पूछता है कि इसकी कुल संख्या कितनी है, पूछता है स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। तो आप इसमें जो है काउंट करोगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। लेकिन कभी कभी इसको ना पूछ लेता है कि इसकी मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या देखने की कोशिश करो तो 16 ही होगा। आप पूछोगे सर 16 क्यों होगा, तो आप देखिएगा ये जो आपका क वर्ग या जो भी वर्ग है, वर्ग का 5वां वर्ण जो देख रहे हो आप लोग, इसको कहा जाता है पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर इसको कहा जाता है। और यह जो है नासिक की ध्वनि है ना, नासिक के ध्वनि के नाम से जाना जाता है, या नासिका के नाम से जाना जाता है, नासिका ध्वनि यानी नासिक के ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो 5 तो ये निकल गया, बाकी बचा 4। 4 कहां से निकलता है, तो 4 यहां से निकल जाता है। ये च छ ज झ जो आप लोग दिख रहे हो ना, वो च छ ज झ यहां से निकल जाता है। तो यह कौन सा व्यंजन है, तो इसको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। च, छ, ज, झ यदि उच्चारण करो तो संघर्ष करता हुआ, घर्षण करता हुआ हवा बाहर मुख से निकलता है, इसीलिए इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो 4 गो यहां से आप निकाल दो और 5 गो यहां से निकाल दो तो 9 माइनस हो जाएगा 25 में से, तो ये 16 बचेगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसको उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं भी नोट कर सकते हैं आप लोग, इसको उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा स्पर्श व्यंजन, है ना, या वर्गीय व्यंजन। ये रहा। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करो या बैक करो, फिर से देखो एक बार, फिर से समझने की कोशिश करो, ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे जो है आप लोग विशेष फोकस बनाए रखिएगा। अगला देखते हैं, एक तो हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा देखिएगा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतः मतलब होता है बीच में, है ना, मध्य में या बीच में, और स्था का मतलब होता है स्थित, है ना, जो बीच में स्थित हो। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उसे अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ऐसा वर्ण जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हो उसे क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। तो होता क्या है अंतस्थ व्यंजन? कौन कौन होता है? तो अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल, व, है ना, 4 है। कुल संख्या जो है पूछता है कभी कभी कुल संख्या कितनी है, तो वो संख्या 4 है ना, य, र, ल, व। इनका उच्चारण करोगे ना तो स्वरों से अधिक समय लगता है, परंतु जो है आपका जो है व्यंजन से कम समय लगता है। अच्छा, इसमें पूछता है कि अर्ध स्वर कौन है ना, अर्ध स्वर पूछता है, तो अर्ध स्वर कौन है? तो ये वो है य और व। य और व जो है अर्ध स्वर है। पूछता है इसमें से लुंठित कौन है? लुंठित कौन है? तो लुंठित कौन है? तो र है। उच्चारण करके देख लेना, र का उच्चारण करोगे तो कंपन करेगा जिह्वा आपका, है ना, कई बार मुड़ेगा। और पूछता है इसमें पार्श्विक कौन है? तो पार्श्विक कौन है? तो इसमें जो है ल पार्श्विक है, वो इसीलिए है। ल का उच्चारण करोगे तो जीभ का जो नोक है वो जो है दांत के ऊपरी वाले हिस्सों को स्पर्श करेगा और बीच के दोनों वाले हिस्से से हवा निकलेगा, है ना, जगह बन जाएगा बीच के जीभ के दोनों तरफ और उससे हवा निकलेगा, इसीलिए इसे पार्श्विक नाम दिया गया है। र जो है लुंठित है, ल जो है पार्श्विक है और अर्ध स्वर में य और व आता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि ल जो है लुंठित नहीं है, लुंठित नहीं है तो पार्श्विक है, बाकी बचा ल, र लुंठित है और अर्ध स्वर में य और व आता है। ये रहा आपका क्या अंतस्थ व्यंजन। दूसरा आते हैं, देखते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तो ऊष्म व्यंजन ऐसा व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि हवा जो है घर्षण करते हुए बाहर आता है और ऊष्मा गर्मी पैदा होती है ना, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा एक बार और आप लोग सुन लीजिएगा। तो ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से हवा संघर्ष करता हुआ निकलता है या घर्षण करता हुआ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी भी संख्या कितनी है? तो 4 है। वह कौन कौन सा है? तो आप लोग देखेंगे इसमें आता है श आता है, स आता है, स आता है और ह आता है। इन सब के उच्चारण आप करके देखिए एक बार। श का उच्चारण करोगे हवा काफी बाहर आएगा, है ना, घर्षण करता हुआ जो है मुख से घर्षण करता हुआ बाहर आएगा। श का उच्चारण भी कर लो, स का उच्चारण भी कर लो और ह का उच्चारण भी करके आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ऊष्म व्यंजन जानने के बाद अगला व्यंजन है आपका संयुक्त व्यंजन। पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, या ऐसे प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कोई व्यंजन एक दे देगा, कहेगा कि किन किन व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो 2 व्यंजनों के मेल से बना हो, 2 व्यंजनों के मेल से बना
बना व्यंजन क्या कहलाता है? तो वो संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। पूछोगे कि इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या भी 4 ही है। तो कौन कौन सा है देखिएगा आप लोग। सबसे पहला है स्र, दूसरा है ज्ञ, त्र, और अंत में है छतरी वाला छ है। स्र किससे बना है? तो देखिएगा आप लोग, श और र से बना हुआ है स्र। अच्छा, ज्ञ किससे बना हुआ है? तो ये देखेंगे तो पता चलेगा, इसके जैसे दिखने वाले हिंदी वर्णमाला में 2 अक्षर है, एक है ज और एक है य। इन दोनों के मेल से ज्ञ बना हुआ है। अच्छा, त्र किससे बना हुआ है? तो उच्चारण करने से पता चलता है इसमें त आ रहा है और र भी आ रहा है। त और र मिलके त्र बना हुआ है। और आधा में देखना, एक में जो है आधा रहेगा तभी वो बनेगा पूरा, है ना। ये किससे मिलके बना है? तो ये जो है क से बना हुआ है और जो है षटखोर वाला स से मिलके बना हुआ है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको लिख लेना, कहीं याद कर लेना, अच्छे से देख लेना परीक्षा में जाते समय, क्योंकि अक्सर ऐसे जो है प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि छतरी वाला छ जो है वो किन 2 व्यंजनों का संयोग है, का मेल है, या त्र किन का मेल है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। चौथे के बाद आते हैं 5वें नंबर पर और लास्ट नंबर पर। देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, इसको आगत व्यंजन भी कहते हैं या फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। कहोगे सर कैसे? तो थोड़ा देखना, उत्क्षिप्त व्यंजन आपको पहले बता चुके हैं कि कौन कौन सा होता है। तो ड है और एक क्या है? ढ है, नुक्ता वाला है जी। ये बेसिकली तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं जो हिंदी में स्वीकृत हो गए हैं, है ना, ड और ढ। इनका यदि उच्चारण करो ना, तो आप जो है झटके के साथ जिह्वा तालु को टच करेगी और एकाएक नीचे आएगी, लगेगा कि ऐसे जो है किसी व्यंजन को फेंका जा रहा है। ड बोल के देखो, नुक्ता के साथ तालु को स्पर्श किया और फेंक दिया तुरंत, है ना, बाहर की ओर फेंका। इसीलिए इसे जो है फेंका हुआ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन इसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो लिखेंगे कि ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर तालु को टच करती है और एकाएक बाहर की ओर फेंकती है, उसे क्या कहते हैं? तो द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अच्छा, परिभाषा तो पूछा नहीं है, लेकिन यह पूछा है कि कौन कौन से वर्ण जो है उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो नुक्ता वाला 2 व्यंजन है, ड और ढ। इस प्रकार पांचों के पांचों क्या हो गए? खत्म हो गए। अब देखते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि अपवादित वर्ण क्या है। अपवादित वर्ण, अपवाद में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें आता है काकल वर्ण, या इसी को कांकल्य कहते हैं, या इसी को हंस वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो यह होता क्या है? जिनका उच्चारण स्वरों की तरह हो, है ना, जिनका उच्चारण किस तरह हो? स्वरों की तरह हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हंस वर्ण के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा हुआ है कि हंस वर्ण निम्न में से कौन सा हंस वर्ण है? तो यह है ह और अह जो है 2 हंस वर्ण के अंतर्गत आता है ना। अच्छा, यहां पे वर्तस्य वर्ण लिखा हुआ है, देखना वर्तस्य वर्ण होता क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहां से हो? जो ऊपरी दांत का हिस्सा है ना, उसके पीछे वाले हिस्से से हो, है ना। ऊपरी दांत के पिछले वाला हिस्सा जो खुरदुरा भाग है ना, उससे जिसका उच्चारण होता है उसे वर्तस्य ध्वनि के नाम से या वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या 4 है। न, स, ज, अल। नस जल है और इनको जो है वर्तस्व ध्वनि के अंतर्गत रखा जाता है। देख लेना उसको, आप लोग हंस वर्ण भी देख लेना, आप लोग वर्तस्य वर्ण भी देख लेना, पूछा हुआ है। और वैदिक व्यंजन भी पूछा हुआ है। बेसिकली वैदिक व्यंजन संस्कृत में यूज किया जाता था, फिलहाल हिंदी में यूज नहीं किया जाता है ना। ये मराठी भाषा में यूज किया जाता है, जिसका जो है कुछ इस प्रकार का जो है लिखा जाता है ना। इसको वैदिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज नहीं होता है, मराठी में होता है, मराठी लिपि में इसका यूज किया जाता है। आइए लास्ट में देखते हैं कि कुछ नए वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में स्वीकृत हो गए हैं, उनको देखते हैं, इनसे प्रश्न बना हुआ है। तो देखिएगा,
हिंदी भाषा में कुछ फारसी भाषा के वर्ण है। पूछता है कि हिंदी भाषा में फारसी भाषा के कितने वर्ण है, तो वो 5 वर्ण है। और वह कौन कौन सा है, तो क ख ग है, य और फ है। तो सारे नुक्ते वाले हैं, आप लोग देख सकते हो, इसमें नुक्ता लगा, इसमें लगा है, इसमें भी लगा, इसमें लगा। क ख ग ज और फ ये सारे फारसी भाषा के वर्ण है जो हिंदी में स्वीकृत हो गए। आपको पता होगा कि हम जो है इनके कभी न कभी गुलाम रहे हैं और फारसी भाषा कभी न कभी भारत में दरबारी भाषा रही है, इसीलिए स्वीकृत हो गया है ना। अच्छा, हिंदी में तुर्की भाषा का सल्तनत काल था तो हम जो है तुर्क का गुलाम थे, तो इसमें भी 2 भाषा जो है 2 वर्ण स्वीकृत हो गया है, ड और ढ स्वीकृत हो गया है ना। ड और ढ दोनों नुक्ता वाला है, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी भाषा का भी एक वर्ण है आ। जैसे आप लोग डॉक्टर लिखते हो ना, तो डा का ऊपर ऐसे लगाते हो, तो ये जो है अंग्रेजी भाषा का है जो भारत जो है हिंदी में स्वीकृत हो गया है। इससे भी प्रश्न आता है, तो एक बार इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा जो भी परीक्षा देने जा रहा है। अच्छा, अब जो है लास्ट में बच रहा है, हम लोग पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो सब वर्णों का उच्चारण स्थान तो एक बार देख लिया जाए, किसका उच्चारण कहां से हो रहा है। उसके लिए हम एक चार्ट बनाए हैं और इस चार्ट को स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और लेकर देख सकते हो। आइए देखते हैं किसका उच्चारण कहां से हो रहा है। तो देखते कंठ का उच्चारण, कंठ में कंठ का कितने वर्ण है जो कंठ से उच्चारित होते हैं, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं हम। कंठ में कंठ से किसका उच्चारण हो रहा है, अ और आ का उच्चारण पहले बता चुके हैं। स्वरों का उच्चारण अ और आ का उच्चारण कंठ से होता है, और इसको बता दिए हैं क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो ये भी कंठ से ही होता है। अंतस्थ व्यंजन में कोई ऐसा अंतस्थ व्यंजन नहीं है जिनका उच्चारण कंठ से हो रहा हो, है ना। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन में ह आता है ना। और इसके अलावा अह जो है ना, ये अयोगवाह ध्वनियां है, ये भी कंठ से, इन दोनों का उच्चारण कंठ से होता है। कहने का अर्थ यह है जैसे क का उच्चारण करोगे ना, वैसे ही ह का उच्चारण करोगे, है उसी प्रकार जो है अह का उच्चारण करोगे, ठीक है। अगले नंबर को देखते हैं, तालु से उच्चारण किसका किसका होता है, तो ई और ई स्वरों में 2 स्वर है जो तालु है। अच्छा, व्यंजन में कौन सा है, च छ ज झ य, यानी कि च वर्ग वाला वर्ण किसका से उच्चारण होता है, तो उनका तालु से उच्चारण होता है। और ऊष्म व्यंजन में य है, आप लोग च का जैसे उच्चारण करोगे ना, वैसे ही ठीक य का उच्चारण करोगे। और हमको हमेशा से कंफ्यूजन रहता है कि ये इसमें अंतर क्या है श स में, है ना। तो अंतर यही है, जिस प्रकार जो है च का उच्चारण करो, इसी प्रकार स का उच्चारण करो, है ना। वो चूंकि तालु है, जिस प्रकार श का उच्चारण हो रहा है, श का हो रहा है, ज का हो रहा है, उसी प्रकार श का होता है ना, श का होता है, यानी कि जिह्वा तालु को टच करती है। अच्छा, मूर्धा कौन सा है, तो इसमें जो है स्वरों में री जो है मूर्धा है, और इसमें जान ही रहे हो ट ठ यानी कि ट वर्ग क्या है, मूर्धा है। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन में र मूर्धा है, आप लोग जो है आभास कर सकते हो र का उच्चारण करके। अच्छा, सटखोर ख वाला स किस में आता है, तो ये भी मूर्धा में आता है, जैसे र का उच्चारण किए इसे स का उच्चारण करो, यही दोनों में अंतर हो जाएगा। अच्छा, दंत कौन कौन सा, आओ देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं या रहने देते हैं। दंत, दंत का उच्चारण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यहाँ पे स्वर आप लोग को खाली दिख रहा होगा, स्वर नहीं है। और इसमें त वर्ण आता है जो पहले ही बता चुके हैं स्पर्श व्यंजन में या वर्गीय व्यंजन में। ल जो है वो क्या है, दंत व्यंजन है। और स क्या है, तो ये भी जो है दंत व्यंजन के अंतर्गत आएगा, यानी कि अंतस्थ व्यंजन ल जो है दंत में आएगा, और ऊष्म व्यंजन स जो है ये भी किस में आएगा, दंत में आएगा। अब देखते हैं ओष्ठ में, तो स्वर जो है पहले बता चुके हैं, ऊ और बड़ा वाला ऊ जो है ओष्ठ में आता है। और प वर्ग पहले से बता चुके हैं किस में आता है, तो ओष्ठ में आता है। इसके अलावा और कोई है, तो इसके अलावा कोई नहीं है, है ना। नासिका में देखना, नासिका व्यंजन में अंग ये जो देख रहा है ना, वो उसका उच्चारण नाक से करना पड़ता है। बाकी ये पंचमा अक्षर है, आप लोग देखोगे तो पंचमा अक्षर को लिखवा दिए हैं, उसे नासिक ध्वनि के नाम से जाना जाता है ना। कंठ तालु और बता चुके हैं आपको, कंठ और तालु यानी ए और ए का उच्चारण कहां से होता है, कंठ और तालु से होता है। और इसको निकालना हो तो इसको अ से बना हुआ है, प्लस ये जो है ई या ई से बना हुआ है। तो इन सब का जहां से उच्चारण होगा उसी का उच्चारण जो है ए और ए से होगा, है ना। ए और ए का उसी से उच्चारण होगा। ठीक उसी प्रकार ये है कंठोष्ठ,
है ना, कंठ और ओष्ठ है, जैसे इसको भी दो भागों में तोड़ दो, अ या आ से मिलके बना हुआ है, या ये जो है उ या ऊ से मिलके बना हुआ है, तो इनका उच्चारण यानी कि कंठ और ओष्ठ को जोड़ोगे तो कंठोष्ठ हो जाएगा, है ना। लास्ट में देखिएगा दंत और ओष्ठ, कभी कभी इसको पूछता है कि दंत और ओष्ठ दंतोष्ठ का उच्चारण कौन से व्यंजन का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, तो वो है व, और वह क्या है, एक अंतस्थ व्यंजन है। इस प्रकार हम लोग क्या क्या खत्म कर लिए, स्वर खत्म कर लिए और व्यंजन खत्म कर लिए, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद खत्म कर लिए। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद। तब तक के लिए हम मिलते हैं जो है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मनोबल हमारा बढ़ता रहे, हम वीडियो ऐसे ही लाते रहें आपके लिए।